दिव्यांश तू पिटेगा, दिव्यांश तू गया आज। बस मेरे को एक बार यहाँ से बच जाने दे, इसके बाद में मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ चतुरा की ऐसी हालत देखने के बाद में दिव्यांश की पूरी होश उड़ चुके थे और उसका पूरा शरीर कांपने लगा था और उसको अब बहुत ही ज्यादा शर्म भी आने लगी थी, क्योंकि वास्तव में उसने संस्थापक की उस ऊर्जा के ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास कर लिया था और वह इन सभी को उसके बारे में बताना चाहता था। लेकिन किसने सोचा था कि वास्तव में उसके साथ में यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। धैर्य, ठीक है, अब इनका एग्जाम पूरा हो चुका है, जाओ चलो उसको ठीक कर दो। ये देखते हुए कि चतुरा की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए टीचर रमन ने धैर्य को आगे बढ़ा दिया। टीचर रमन की बात सुनते ही धैर्य जल्दी से आगे बढ़ जाता है और उसने अपना सर हिला दिया और फिर वहां पर जाने के बाद में चतुरा के एक दो एक्यू पॉइंट्स के ऊपर वह टैप करता है और उसी के साथ में उसके अंदर से वो सारा ओरा बाहर निकल जाता है और एक ही पल के अंदर अब चतुरा पूरी तरह से ठीक हो चुका था। चतुरा जैसे ही अब अपने पैरों के ऊपर खड़ा होता है, उसके बाद में वो दिव्यांश को ऐसे देखने लगता है कि वह उसका यहीं पर ही हक्का नूडल्स बनाकर खा जाएगा। दिव्यांश तू पिटेगा मेरे से, तो रुक जा, पहले यहाँ पर सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, वरना मैं तेरे को आज यहीं पर ही मार कर रख देता। अभी चतुरा दिव्यांश को टेलीपैथिक द्वारा मैसेज भेज रहा था कि वास्तव में आज चतुरा यहाँ पर मरते मरते बचा था। वो तो मन ही मन में सोच रहा था, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी और ये बेवकूफ मेरे को अभी यहीं पर ही मार डालता। भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या मैंने तेरी गर्लफ्रेंड भगाई थी जो उसकी वजह से तू मेरे से ऐसा बदला ले रहा था? वहीं दूसरी तरफ उन दोनों की हरकतों से बिल्कुल बेखबर टीचर रमन अपने मन ही मन में सोच रहे थे, वास्तव में ये एक नॉर्मल गोली थी जिसके अंदर हल्की सी एनर्जी मिलाई गई थी और वास्तव में इतनी खतरनाक जहर को थोड़ी देर के लिए रोक देना, इसका मतलब ये दोनों जो कह रहे थे वो वास्तव में सही था। उसके बाद में टीचर रमन उन दोनों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद में वह वानी के पास में चले जाते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने पता लगा लिया था कि वास्तव में वानी के अंदर कुछ ज्यादा ही अलग चीजें थी, क्योंकि उसके अंदर दोनों तरह के विश्व के सबसे ज्यादा शक्तिशाली माध्यम थे। एक तो आत्मा शरीर और ऊपर से जहर बॉडी। ये दोनों के दोनों संविधान जहर मास्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। उसके बाद में टीचर रमन सभी की तरफ पलटते हैं और वो उन सभी से कहते हैं, आप सभी को पता है ना कि ये जहर कितना ज्यादा घातक है और इतना ज्यादा घातक जहर के साथ में किसी भी संत लेवल स्टेज 8 के लड़ाकू या बीस्ट को आराम से मारा जा सकता था। और ये देखते हुए कि केवल एक नॉर्मल सी गोली को इस तरह से परिवर्तित कर कर इस तरह का एंटीडोट बना दिया गया है, तो इसके साथ में मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि ये गोली संस्थापक द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि वास्तव में वही है जो ऐसा कोई अविश्वसनीय काम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने टीचर को इस तरह से राजी होते हुए देख दिव्यांश की आंखें चमक उठती है और वह चतुरा से दूर हो जाता है और उसके बाद में अपने टीचर के पास में आकर उनसे कहता है, टीचर टीचर क्या आपको मेरी बातों के ऊपर यकीन हो गया? देखो ना, मैंने सही कहा था, वास्तव में ये हमारे संस्थापक ही हैं। हाँ हाँ दिव्यांश, तुमने सही कहा था, वास्तव में केवल मैं एक संस्थापक के बारे में जानता हूँ जो इस तरह के अविश्वसनीय काम कर सकते हैं। उनके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता कि वास्तव में उनके पास में भी ऐसी तकनीकें होगी। उसी के साथ में अब उनके चेहरे के ऊपर एक भयानक की मुस्कान आ जाती है और वो उन सभी से कहते हैं, चलो चलो चलते हैं हम लोग, हमारी बारी है उस कमीने सोहित को डराने की, क्योंकि वह कमीना इतनी देर से सोच रहा था कि वह मेरे को मार डालेगा। अब वहां पर जाकर देखते हैं कि आज मरने वाला कौन है और किसकी हंसी उड़ने वाली है। हमें ये सब देखने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और उसके साथ में उनके चेहरे के ऊपर इतनी ज्यादा डरावनी स्माइल आ जाती है कि उसको देखने के बाद में उसके सारे स्टूडेंट्स भी अब डरने लगते हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो जहर हॉल के अंदर सबसे ज्यादा टॉप पे चढ़ने में कामयाब हो गया है, उसको देखकर ऐसा लग सकता है कि वो एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन सबसे बड़ा हरामी कमीना इंसान ही वही था, क्योंकि उसने यहाँ तक आने के लिए बहुत से गलत काम भी किए थे। ये देखते हुए कि उनके टीचर कितने ज्यादा खुश थे, सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं, हाँ हाँ टीचर, हम भी आपके साथ में चलने वाले हैं, हम भी उस सोहित का चेहरा देखना चाहते हैं जब उसकी यहाँ पर हार होगी। सभी खड़े हो जाते हैं और वह अब टीचर रमन को ग्रेड करने लगते हैं। चौक के अंदर, वह चौक उस हॉल से ज्यादा दूर नहीं थी जहाँ पर वह सभी लोग मीटिंग कर रहे थे, कि वहाँ पर आज इतना बड़ा सम्मेलन होने वाला था। उसी वजह से शहर के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उनको एक जगह पर खड़ा होकर देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और वहीं पर ही आसमान के अंदर एक किताब उड़ रही थी, वह डार्क ओरा के साथ में चमक रही थी, हालांकि उसकी चमक इतनी ज्यादा तेज नहीं थी। और इसी के साथ में उसी बुक के नीचे एक जहर मास्टर खड़ा हुआ था, जिसके अंदर
से एक बहुत ही खतरनाक ओरा बाहर निकल रहा था। और जब उसने देखा कि मास्टर रमन और उसके साथी वहाँ पर आ चुके हैं तो उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह हंसते हुए कहता है, मास्टर रमन, आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए। यहाँ पर हम आपका ही वेट कर रहे थे। हालांकि वह आवाज अब पूरे चौक के अंदर गूंज चुकी थी। वास्तव में आप कितने ज्यादा अच्छे व्यक्ति हैं जो आप इस बुक को खोलने के लिए अपने आप की श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। वास्तव में हम आपकी इस बलिदान को बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस जहर डोमेन आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए यहाँ के सभी लोगों के अंदर इस चीज को फैला दूंगा ताकि इन सभी की प्रगति अच्छे खासे तरीके से हो जाए। यानी कि आपका एक बलिदान यहाँ पूरे जहर होल के अंदर सभी के लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं होगा। और इसी के साथ में आने वाले भविष्य के अंदर आपको हमेशा ही याद रखा जाएगा कि किस तरह से एक मास्टर रमन थे जिन्होंने इन सभी के लिए अपना बलिदान दिया। स्टेज पे खड़े हुए सोहित अभी उन सभी की तरफ मुस्कुराते हुए टीचर रमन से कह रहा था, ओह देखो मास्टर रमन आ गया है। आखिरकार अभी यहाँ पर आकर क्या उखाड़ लेगा। हाँ, बस इसकी आज बलि चढ़ने वाली है और तो क्या ही उखाड़ेगा। अभी सोहित के पीछे दो और महाअनुभव खड़े हुए थे जो उन 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे। और इसका कहने का मतलब यह है कि वह भी टीचर रमन की जितने ही रैंक के ऊपर है। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद में रमन फूट फूट कर हंसने लगा। ओहो, तो तुम मेरे को यहाँ पर मारने के लिए आए हो। उसी के साथ में वह अब उस स्टेज के ऊपर छलांग लगा देता है। गार्जियन सोहित, मास्टर मॉक्स और मास्टर लोकेश, मैं यहाँ पर कोई श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं आया। आज मेरे यहाँ पर कुछ और ही काम है कि आज हमारे जहर होल के मास्टर के नामांकन के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए आया हूँ। हमारे जहर होल के मास्टर के लिए नामांकन पर चर्चा, पर इस पर तुम्हें क्या बात करनी है? मास्टर रमन, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अब बुढ़े हो चुके हो और इसलिए तुम भूल गए हो शायद कि जहर डोमेन को ढूंढने वाला कोई और नहीं हमारे गार्जियन रोहित हैं। मास्टर मॉक्स आगे बढ़ते हैं और वह टीचर रमन से कहते हैं, क्या आपको लगता है कि आप ऐसी ओगर विरासत को ढूंढ पाने में कामयाब हो जाएंगे? अगर ऐसा है तो फिर आप भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, वरना आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर अपना मुंह बंद रखें और साइड में बैठ जाइए, क्योंकि आपको ही पता है कि जहर डोमेन कलाकृति हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आप इसलिए मना कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर अभी जो गार्जियन सोहित है उन्होंने जो अभी यहाँ पर एक योगदान दिया है उसको आप ठुकराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारे संस्थापक का भी अपमान कर रहे हैं। भाई मॉक्स की सारी बातों को सुनने के बाद में अब टीचर रमन का ही पारा चढ़ चुका था और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे ऊपर इस तरह के शब्दों का यूज नहीं करो तो अच्छा है। ये फालतू के शब्द बोल बोल कर तुम क्या जनता को मेरे खिलाफ भड़काना चाहते हो? मुझे पता है कि तुम्हारी चाल क्या है, इसीलिए तुम ऐसा मत सोचा करो। उसके बाद में वह उनसे कहता है, मैं इनके पद धारण करने से बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ और मैं इनको इसके ऊपर बैठने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पहले ही नामांकित करने के लिए किसी को अपने साथ में लेकर आया हूँ। उसके साथ में वानी का नाम लेने से पहले उन्होंने अपना हाथ हिलाया और उसके साथ में अपनी एनर्जी के साथ में ही वानी के शरीर को सभी के सामने ले आया। उसके बाद में रमन ने जोर से घोषणा की और उसने कहा, मुझे वह कलाकृति तो नहीं मिली, लेकिन उससे अलग मुझे संस्थापक मिल चुके हैं। दिव्यांश और चतुरा दोनों अभी वानी की बॉडी के पास में खड़े हुए थे और वह उसकी देखभाल करे जा रहे थे। रिया की बॉडी अभी भी आसमान के अंदर ही तैर रही थी और वहीं दूसरी तरफ रमन के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में सभी चौंक गए। क्या संस्थापक? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम संस्थापक को यहाँ पर लेकर आ गए? वो बातें सुनने के बाद में अब भीड़ के अंदर भी बातें होने लगी। क्या ये टीचर रमन की कोई नई चाल है? क्या ये यहाँ पर इनका विद्रोह करने के लिए आ गए हैं? क्योंकि ये यहाँ पर क्या इनका दिमाग खराब हो चुका है? क्योंकि ये यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं कि हमारे संस्थापक वापस आ गए। क्या वास्तव में ये पागल हो चुके हैं? मुझे लगता है कि ये मरने के डर से ऐसे सारी चीजें बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रमन के इस तरह के नाटक को देखने के बाद में उन दोनों एल्डर्स के भी आंखें तन जाती है और वह अब रमन को घूरने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि वह वहीं पर ही उसका भर्ता बना डालेंगे। उन सभी को इस तरह चौंकते हुए देख और उन सभी को ऐसे बातें बनाते हुए देख टीचर रमन आगे बढ़े और उन्होंने वानी की तरफ इशारा किया और उन सभी से कहा,
कहा, वास्तव में इनके अंदर हमारे संस्थापक की आत्मा है और इनके पास में जन्मजात जहर बॉडी भी है, और अगर ये हमारी यहाँ पर होल मास्टर बन जाती है तो उसके साथ में मैं पक्का बता सकता हूँ कि हमारा जहर होल नई ऊंचाइयों तक बढ़ेगा। रमन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में अब उन तीनों को भी अब पागलपंती का दौरा चढ़ चुका था, और उनमें से एक जना आगे बढ़ता है और वह रमन से कहता है, क्या तुम पागल वागल हो गए हो? तुम्हें पता नहीं है कि हमारे संस्थापक कितने समय पहले पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे और उनकी आत्मा अब यहाँ पर कैसे आ सकती है? मुझे लगता है रमन, तुम्हें जाकर एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से हिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर पॉइजन होल को अपनी बलि नहीं देना चाहते, इसी वजह से आप यहाँ पर ऐसे फालतू की चीजें बना रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर केवल एक व्यक्ति को सड़क के किनारे से उठा लाए और उसके बाद में ऐसा कह रहे हैं कि ये हमारे संस्थापक है। अरे भाई, क्या हम सभी लोग तुम्हें पागल लगते हैं? अब तो मुझे ऐसा लगता है रमन, तुम थोड़ी देर में ऐसा और कह दोगे कि ये कोई और नहीं, ये मास्टर शेख है, मास्टर शेख। वह बातें सुनने के बाद में नीचे की भीड़ भी अब जोर जोर से चिल्लाने लगी, टीचर रमन, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि एक लड़की के अंदर हमारे संस्थापक की आत्मा को घुसा दिया? क्या तुम हमको पागल समझते हो जो हम तुम्हारी इन बातों के अंदर आ जाएंगे? ग्रीन लोटस पॉइजन होल के अंदर हमेशा से ही आप बहुत ही ज्यादा फेमस रहे हैं और आपने यहाँ पर बहुत से अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, इसी वजह से तो हम सभी के दिलों के अंदर आपकी एक अलग ही छवि थी। लेकिन आपने ऐसी हरकत करने के बाद में हमारे अंदर से आपकी वह सारी छवि को मिटा दिया गया है। उन सभी को ऐसे बोलते हुए देख रमन का पारा चढ़ जाता है और वह जोर से चिल्लाता है, और फिर उसके बाद में वह सोहित की तरफ पलटता है और उससे कहता है, गार्जियन सोहित, आप एक 9 स्टार जहर मास्टर है तो आपको एक जहर बॉडी को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वहीं जहाँ पर अभी रमन सोहित से वह सभी बातें कह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब उसकी वो बातें सुनने के बाद में नीचे की भीड़ के अंदर तहलका मच गया। जन्मजात जहर बॉडी? क्या वास्तव में उस लड़के के पास में जन्मजात जहर बॉडी है? और जैसा कि पानी की लहरें जलती रहती है, वैसे ही अब वह बात पूरी भीड़ के अंदर फैल जाती है। सोहित भी अब उस बात को सुनने के बाद में एक पल के लिए तो बिल्कुल भौचक्का रह जाता है और अपनी जगह पर जम सा जाता है। उसके बाद में उसने भी पानी की तरफ अपनी निगाहें घुमाई और वह उसको देखने लगा, क्योंकि उससे पहले ही उसकी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ लगी थी। उसके बाद में उसने कहा, आपको पता है ना जहर बॉडी पाना कितना ज्यादा मुश्किल है। इतने सारे वर्षों के अंदर केवल हमारे संस्थापक ही थे जिनके पास में ये जहर बॉडी थी, और बस आप यहाँ पर ये आकर कह रहे हैं कि इस युवा लड़की के अंदर एक जन्मजात जहर बॉडी है। हम आखिरकार ऐसे कैसे मान सकते हैं? पहले तुम हमें सबूत दो, उसके बाद में ही हम लोग मानेंगे। और इसके अलावा भले ही इसके अंदर वास्तव में जन्मजात जहर बॉडी हो, लेकिन उसके बाद में भी आप ऐसे कैसे बता सकते हैं कि इनके अंदर वास्तव में संस्थापक की आत्मा है? अपने हाथों को लहराते हुए सोहित ने ठंडेपन के साथ में रमन से कहा, आखिरकार रमन, तुम साबित क्या करना चाहते हो? तुम्हारी यहाँ पर मरने की बारी आई तो तुम यहाँ पर ऐसा कहने लगे कि इस लड़के के शरीर के अंदर अचानक से जन्मजात जहर बॉडी आ गई है। इतना कहने के बाद में भीड़ से फिर से आतंक मच गया और उन्होंने फिर से उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि सोहित ने जो शब्द कहे थे उनका भीड़ के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर